नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, टारगेट क्लासेस कोटा में आप सभी का स्वागत है। मैं ब्रजेश मीणा और लेके आ चुका हूं रीट के तांडव सीरीज की श्रृंखला को लगातार आगे की ओर। और आज हमारे रीट की तांडव श्रृंखला जो चल रही है वो एग्जाम 4 चल रहा है। इसके पहले हमने 3 क्लासें पढ़ा दी है, वो पूरे वीडियो देखकर आइए दोस्तों, आपको मजा आ जाएगा जोरदार तरीके से। तो ध्यान रखिएगा और ध्यान से पूरे वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि इसके अंदर रीट का पूरे 12 यूनिट का क्या हो जाता है, निपटारा हो जाता है दोस्तों। तो जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए चैनल को और सब्सक्राइब कर लीजिए और बढ़ते हैं टेस्ट की ओर। देखिएगा ध्यान से, टारगेट क्लासेस कोटा एग्जाम 4। कौन सा एग्जाम चल रहा है दोस्तों? एग्जाम 4 चल रहा है। रीट एसएसटी का तांडव है दोस्तों। यूनिट वाइज एसएसटी का पूरा निपटारा, यूनिट वाइज पूरा निपटारा होता है। 12 की 12 यूनिट पूरी निपट जाती है। क्या सर इसमें एसएसटी के शिक्षण मुद्दे भी होते हैं क्या? बिल्कुल, लास्ट में जब 55 से लेकर 60 वक्त तक जो 5 प्रश्न होते हैं वो एसएसटी के शिक्षण मुद्दे भी इसमें होते हैं। पूरे सिलेबस को उठाइए, रीट वाले सिलेबस को, और पूरी क्लास को उसके साथ मिलाइए। आपको खुद को विश्वास आएगा अंदर से कि हाँ हम बिल्कुल सही दिशा में पढ़ रहे हैं। सर हमें अगर इस बैच में एंट्री लेना हो तो हम क्या करें? बिल्कुल, बहुत सारे स्टूडेंट एंट्री ले चुके हैं, आप भी ले लीजिएगा। बैच एंट्री कैसे लेनी है? बैच के अंदर व्हाट्सएप नंबर पर 90 57 59 68 54 जो ये नंबर दे रखे हैं फोन नंबर आपको 90 57 59 68 54, इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको एंट्री रीट एसएसटी लिखकर भेजना है। इसके बाद हमारी टेक्निकल टीम आपको जवाब दे देगी। और अभी नंबर देखते, अभी व्हाट्सएप मत करने लग जाना, पूरी क्लास का आनंद लीजिए दोस्तों। हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ चाहे जिंदगी में फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रखना दोस्तों। हो चुका है हमारे यहाँ पे रन स्टार्ट, और ध्यान से बने रहिएगा क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। और यूनिट फर्स्ट आ चुकी है, भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र की यूनिट है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, हमारे स्क्रीन के सामने आ चुका है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देखिएगा ध्यान से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में, निम्नलिखित में से, ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों का अंत स्थापित किया गया है? मतलब कहने का मतलब यह है कि कौन से वर्ष संविधान के अंदर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है दोस्तों। मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है 1976 में। कब शामिल किया गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर किसको शामिल किया गया है? मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। मूल कर्तव्य लिए गए हैं दोस्तों रूस से। कहां से लिए गए दोस्तों? रूस से लिए गए हैं मूल कर्तव्य। इनका उल्लेख आता है अनुच्छेद 51A के अंदर, इनका उल्लेख मिलता है दोस्तों, यह भी ध्यान रखना। मूल कर्तव्य वर्तमान में कितने हैं दोस्तों? 11। पहले निश्चित कितने किए गए थे? 10 किए गए थे। अभी कितने हैं वर्तमान में? 11 इसके अंदर है दोस्तों। हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हमारे सामने हो चुका है, तो मुझे जवाब दीजिएगा आप कि बताइए संविधान में मूल कर्तव्य कहां से लिए गए? रूस से 1976 में लिए गए। बी ऑप्शन इसका सही है जवाब। प्रश्न संख्या 2 पे हम आ चुके हैं। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, नीति निदेशक तत्व से संबंधित है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नीति निदेशक तत्व शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य था? जो नीति निदेशक तत्व है इनको शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य था संविधान में? तो इससे पहले हम क्वेश्चन पे आते हैं कि नीति निदेशक तत्व कहां से लिए गए हैं दोस्तों? ये लिए गए हैं दोस्तों आयरलैंड से। कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। भाग 4 के अंदर नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख है, ये भी याद रखना है आपको। कहां पे है बताइए? नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख भाग 4 पे है। 36 से लेके 51 तक के जो अनुच्छेद हैं वो नीति निदेशक तत्वों के अनुच्छेद हैं, जबकि 51A के अंदर मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। कौन है? मौलिक कर्तव्य। तो हमारा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? नीति निदेशक तत्वों में शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य था? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना किसका उद्देश्य था दोस्तों? नीति निदेशक तत्वों का। नीति निदेशक तत्व कहां से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। प्रश्न संख्या 3 की ओर आ चुके हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या 3 पे गौर करिएगा, क्या कह रहा है? असंगत बताइए। यहाँ पे आपको क्या करना है? गलत युग में बताना है। यहाँ पे 3 बातें सही रहने वाली है, एक इसमें से गलत रहेगा। पहला ऑप्शन देखिएगा, समवर्ती सूची कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से ली गई। बिल्कुल सही बात है, ऐसे याद रख लिया करो इसे। समवर्ती सूची कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। न्यायिक पुनरावलोकन कहां से लिया गया? अमेरिका से। यह भी सही बात है। मौलिक अधिकार रूस से नहीं लिए गए दोस्तों, मौलिक अधिकार लिए गए हैं अमेरिका से।
कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। जबकि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? रूस से। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है जो असंगत है। तो यहाँ पे असंगत क्यों हुआ? क्योंकि मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, जबकि यहाँ क्या दे रखा है? रूस दे रखा है। बढ़ते हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? प्रश्न क्या कह रहा है आपसे दोस्तों? प्रश्न हमसे कह रहा है कि भारत की जो संविधान सभा है वो किसके अनुसार गठित की गई थी? तो ध्यान से देखना आप प्रश्न को। जब हमारा संविधान बनना स्टार्ट हुआ था दोस्तों, तब हमारे यहाँ संविधान की मांग हुई थी। संविधान बनाने के लिए अलग अलग लोगों ने यहाँ पे मांग करी थी। सबसे पहले मैं बात करूं तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने मांग करी थी भाई संविधान के लिए, ठीक है। और उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी जी ने भी मांग करी थी संविधान बनाने के लिए। और यहाँ क्वेश्चन किससे है? संविधान सभा से। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? तो दोस्तों ये की गई है कैबिनेट मिशन योजना 24 मार्च 1946 के अकॉर्डिंग। ध्यान रखना, कैबिनेट मिशन योजना कब आई? 24 मार्च 1946 में आई। सबसे पहले जो संविधान सभा की जो मांग का मुद्दा उठा था महत्वपूर्ण 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी ने उठाई था, जबकि 1922 में महात्मा गांधी जी ने उठाया मुद्दा। उसके बाद में बात करूं मैं 1934 में एम.एन. रॉय ने मांग करी संविधान सभा में, जबकि 1935 में कांग्रेस ने मांग करी। किसने करी दोस्तों? कांग्रेस ने। जबकि 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या करी? संविधान सभा में संविधान की मांग करी। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने, 1922 में महात्मा गांधी ने, 1934 में एम.एन. रॉय ने और 1935 में कांग्रेस ने, जबकि 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मांग करी है। अब प्रश्न हमारे सामने यूं कह रहा है कि संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना 24 मार्च 1946 के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्वेश्चन ये भी आता है क्रिप्स प्रस्ताव कब आया? 23 मार्च 1946 को आया। क्रिप्स प्रस्ताव कौन लेके आया था? सर स्टैफोर्ड लेकर आया था। कौन लेकर आया था? सर स्टैफोर्ड लेकर आया था भाई संविधान सभा के अंदर। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को। आगे ध्यान देते हैं क्वेश्चन संख्या 5 की ओर। क्वेश्चन संख्या 5 को ध्यान से देखिएगा। हमारी पहली यूनिटी चल रही है दोस्तों। बच्चों ने बोला कि सर धीरे बोलिए करो, इसलिए मैं धीरे बोल रहा हूँ। थोड़ा दोस्तों ये मत समझना कि धीरे बोल रहा हूँ, अच्छा समझ में आना चाहिए बस आपको। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ? यहाँ बात आती संविधान सभा के सत्र की। तो संविधान सभा के हुए थे 3 सत्र। एक तो 9 दिसंबर को, एक 11 दिसंबर को, एक 13 दिसंबर को। सारे के सारे कब हुए थे? दिसंबर 1946 को। कब हुए थे? दिसंबर 1946 को। एक तो 9 दिसंबर 1946, एक 11 दिसंबर 1946, एक 13 दिसंबर 1946। देखो फर्स्ट सत्र 9 दिसंबर 1946, सेकंड वाला 11 दिसंबर 1946 और थर्ड वाला 13 दिसंबर 1946 को हुआ। तो देखिए पहला वाला जब 9 दिसंबर 1946 को पहला सत्र हुआ था, तो इसके अंदर अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। कौन बनाए गए थे दोस्तों? अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन बनाए गए थे? सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे। जबकि दूसरे वाले में स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे? स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जबकि 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। कौन सा प्रस्ताव लाया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लाया गया था। तो बताइए संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को हुआ था बिल्कुल सही बात है। 11 दिसंबर 1946 को दूसरा हुआ था। तीसरा 13 दिसंबर 1946 को हुआ था। पहले में अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, दूसरे में राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरी तरह से क्या हो गया था? लागू हो गया था। तो पहला सत्र हुआ, आंसर क्या आएगा? 9 दिसंबर 1946 हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों दूसरी यूनिट हमारे सामने आ चुकी है। यूनिट का नाम है सरकार गठन एवं कार्य। क्या नाम है दोस्तों? सरकार गठन एवं कार्य। प्रश्न संख्या 6 पर हम आ चुके हैं। प्रश्न संख्या 6 को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है? संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कहने का मतलब यूं है कि संसद के किसी भी सदस्य की सदस्यता कब समाप्त मानी जाती है? सर वो जब 60 दिन तक किसी भी सदन में एब्सेंट रहता है ना, अनुपस्थित रहता है। क्या रहता है? अनुपस्थित। संसद के किसी भी सदन में 60 दिन तक एब्सेंट रहा ना, तो वो क्या हो जाएगा? उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी?
समाप्त समझी जाती है। अगर अगला 2 महीने तक नहीं आया तो सदस्यता क्या होगी उसकी, समाप्त होगी उसकी सदस्यता। कितने दिन तक नहीं आया तो 60 दिन तक। प्रश्न संख्या 7 पे आ चुके हैं, ध्यान से देखो प्रश्न संख्या 7 कोई भैया। और चैनल को शेयर वेयर भी कर दिया करो, थोड़ा बहुत अच्छा लगे तो कर दिया करो, नहीं तो रहने दो, पढ़ते रहो मस्त होकर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद का पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति की पुनः निर्वाचन योग्यता को निर्धारित करता है, ये बताना है आपको। अनुच्छेद 57 इसका सही आंसर है। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अनुच्छेद 61 क्या कहता है, महाभियोग की प्रक्रिया, क्या बताता है, महाभियोग की प्रक्रिया बताता है भाई। और पुनः निर्वाचन की कौन बोलता है, अनुच्छेद 57। प्रश्न संख्या 8 पे हम आ चुके हैं। कौन से प्रश्न पे आ चुके हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 8 पे, बोलो जोर से, कौन से पे आ गए हैं, प्रश्न संख्या 8 पे। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? प्रश्न कह रहा है हमारा कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। किसका कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों ये होता है 6 वर्ष का, सही आंसर है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ध्यान रखना है। अब हम बात करें किसकी, राज्यसभा की। किसकी बात करें, राज्यसभा की। पहली बात तो स्थायी सदन है ये, दूसरी बात उच्च सदन है ये, और इसमें सदस्य बनने के लिए आयु 30 वर्ष की होनी चाहिए, और कार्यकाल इनका 6 वर्ष का होता है, ध्यान रखना है। राज्यसभा में 12 सदस्य नामित कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य नामित किए जाते हैं, जबकि 2 सदस्य एंग्लो इंडियन के लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। तो संसद के कुल मिला के 12 सदस्य राष्ट्रपति, 12 + 2 14 सदस्य हो जाते हैं। 2 एंग्लो इंडियन के लोकसभा को भेजे जाते हैं, जबकि 12 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। तो कुल मिला के 12 + 2 14 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर क्या होते हैं, मनोनीत किए जाते हैं, टोटल कुल मिलाकर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस प्रधानमंत्री ने एक बार, ध्यान से सुनना बात को, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाल लिया था? एक बार हट गया फिर दोबारा संभाल लिया था, वो थे इंदिरा गांधी जी। कौन थे, इंदिरा गांधी। प्रश्न संख्या 10 पे हम आ चुके हैं, ध्यान से देखिएगा प्रश्न संख्या 10 को भी, ध्यान से देखिएगा दोस्तों प्रश्न संख्या 10 को। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख मिलता है? भाग 5 के अंदर। कौन से भाग में, भाग 5 के अंदर संघीय न्यायपालिका का उल्लेख मिलता है, जबकि उच्च न्यायालय का उल्लेख 124 से लेके अनुच्छेद 147 तक मिलता है। ध्यान से देखना इधर, इसका आंसर तो हो गया भाग 5 वाला। भाग 2 क्या कहता है, भाग 2 कहता है नागरिकता के बारे में। तो बताओ नागरिकता का उल्लेख कौन से भाग में है, भाग 2 के अंदर है। किसमें है बताओ, भाग 2 के अंदर है, ध्यान रखना है। और भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकार हैं, क्या है बताओ, मौलिक अधिकार है भाग 3 के अंदर, जो अमेरिका से लिए गए थे। कहाँ से लिए गए थे, अमेरिका से लिए गए थे दोस्तों। और जबकि भाग 5 के अंदर क्या है दोस्तों, संघीय न्यायपालिका है। और भाग 4 के अंदर क्या है, नीति निदेशक तत्व हैं। क्या है बताओ, नीति निदेशक तत्व। ध्यान से सुनना, भाग 2 के अंदर नागरिकता है, भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकार है, भाग 4 के अंदर नीति निदेशक तत्व हैं, और भाग 5 के अंदर क्या है, संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। बताइए नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, सर जी आयरलैंड से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं। अगली यूनिट आ चुकी हमारी राजस्थान का भूगोल एवं संसाधन। 2 यूनिट हमारी खत्म हो चुकी है, 30 यूनिट हमारी चल रही है। 30 यूनिट चल रही है, कम से कम 3 जनों को शेयर तो किया ही होगा आपने, आई होप। क्या पता नहीं भी किया हो तो कोई बात नहीं है, पढ़ाई कंटिन्यू रखना। पर राजस्थान का भूगोल एवं संसाधन, राजस्थान के कितने जिले मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं? प्रश्न यू कह रहा है कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं? राजस्थान के 10 जिले हैं। कितने जिले हैं, 10 जिले ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश से क्या बना रहे हैं, सीमा बना रहे हैं। और 1600 किलोमीटर की सीमा बनती है मध्य प्रदेश के साथ।
जो राजस्थान सबसे लंबी सीमा बनाता है मध्य प्रदेश के साथ, पंजाब के साथ सबसे कम बनाता है, और 1600 किलोमीटर की मध्य प्रदेश के साथ बनाता है। जैसे यहाँ पे धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, यहाँ पे आ जाएगा कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़, ये बांसवाड़ा। तो देखो दोस्तों, ये हैं 10 जिले जिसके साथ मध्य प्रदेश क्या कर रहा है, सीमा बना रहा है। असंगत बताना है आपको, यहाँ पे क्या बताना है दोस्तों, असंगत बताना है। असंगत मतलब यहाँ पे आपको गलत बताना है। असंगत बताइए। जरगा पर्वत चोटी की ऊंचाई 1421 है, बिल्कुल सही बात है, 1421 ही है। जरगा पर्वत कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है दोस्तों। शेर की ऊंचाई 1531 है, बिल्कुल सही बात है। ये कहाँ पर है, सिरोही में है। गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 या 1727, 2 ऊंचाइयाँ इसकी आती हैं, ध्यान रखना है, ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद देखो अचलगढ़ 1488, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि इसकी 1380 है दोस्तों, और अचलगढ़ कहाँ पे है, सिरोही के अंदर है। तो यहीं पे ये वाला असंगत है, ध्यान रखना है। समझ गए होंगे बात को, बिल्कुल सर हम समझ गए हैं, आप कंटिन्यू पढ़ाते रहिए। हाँ जी, बिल्कुल कंटिन्यू पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन संख्या 13 पे हम आ चुके हैं। क्वेश्चन संख्या 13 पे हम आ चुके हैं। आयड़ नदी के नाम से जानी जाती है, क्या कह रहा है प्रश्न, आयड़ नदी। अब देखो, आयड़ नदी की लंबाई है 190 किलोमीटर। दूसरा क्वेश्चन, इसका जो उद्गम होता है दोस्तों आयड़ नदी का, वो होता है गोगुंदा की पहाड़ियों से। कहाँ से होता है, गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है। किस नदी का उद्गम, आयड़ नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है दोस्तों। और फिर ये नदी निकलती जाती है और एक झील में जाती है, उस झील का नाम है उदय सागर। कौन सी झील है दोस्तों, उदय सागर। जैसे ही दोस्तों इस उदय सागर को ये नदी क्रॉस करती है, उसके बाद इस नदी को बेड़च के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, बेड़च के नाम से जाना जाता है। जबकि मैं बात करूं, इसके पहले ये आयड़ कहलाती है। क्या कहलाती है, आयड़। और उदय सागर को क्रॉस करने के बाद क्या कहलाती है, फिर ये बेड़च कहलाती है। आयड़ नदी की लंबाई कितनी है, 190 किलोमीटर है। उद्गम कहाँ से होता है, गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है। सर गोगुंदा की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, उदयपुर में हैं। कहाँ पर हैं दोस्तों, उदयपुर में है गोगुंदा की पहाड़ियाँ। इसी नदी के किनारे एक सभ्यता भी है, आहड़ सभ्यता। कौन सी सभ्यता है दोस्तों, आहड़ सभ्यता है, ध्यान रखना है। उदयपुर के अंदर, कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है। फिर ये क्या करती है, बनास, मेनाल, बेड़च, बिंगोद, भीलवाड़ा में, ध्यान से सुनना, बनास, मेनाल, बेड़च, बिंगोद, भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम बनाती है और ये नदी बनास में जाके विलीन हो जाती है। तो देखो हमने कौन सी नदी पूरी पढ़ ली यहाँ पे, बेड़च नदी। तो बताओ बेड़च नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर से हुआ। लंबाई कितनी है, 190 किलोमीटर है। कौन सी झील में जाती है, उदय सागर झील में जाती है। उदय सागर के बाद क्या कहलाती है, बेड़च कहलाती है। उदय सागर के पहले क्या कहलाती है, आयड़ कहलाती है। कौन सी सभ्यता है, आहड़ सभ्यता इसके किनारे है, ध्यान रखना है। अब देखिएगा हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखो हमने देखा यहाँ पे इसका आंसर तो जैसे कि कौन सा जाएगा, बेड़च इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बेड़च इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम पोस्टमार्टम करते हैं आहू नदी के बारे में। आहू नदी का उद्गम होता है सुसनेर मध्य प्रदेश से। कहाँ से होता है, सुसनेर मध्य प्रदेश से होता है। एक किला आता है दोस्तों गागरोण दुर्ग। कहाँ का है, गागरोण दुर्ग है। ये कहाँ पर है दोस्तों, झालावाड़ में है। ये दो नदियों के संगम पर है। एक तरफ तो है काली सींध और एक तरफ है आहू नदी। तो काली सींध और आहू के संगम पर कौन सा किला बना हुआ है, कौन सा किला, गागरोण का किला। कौन सा बना हुआ है, जवाई बांध सुमेरपुर पाली में है। बाणगंगा नदी का उद्गम बेराट जयपुर से होता है। कहाँ से होता है, बेराट जयपुर से। प्रश्न संख्या 14 की ओर हम आ चुके हैं। प्रश्न संख्या 14 को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है, विश्व विख्यात जैन विश्व भारती, बहुत आता है क्वेश्चन। कहाँ पर है, ये है दोस्तों लाडनू नागौर में। कहाँ पर है दोस्तों, लाडनू नागौर के अंदर है। कहाँ पर है, लाडनू नागौर में। सोजत पाली में मेहंदी मिलती है, जबकि गिलिंड राज संबंध में भी मेहंदी मिलती है। तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का पशु मेला लगता है लूनी नदी के किनारे। लूनी नदी का उद्गम नागपहाड़ अजमेर से होता है और 6 जिलों में ये नदी बहती है। गोगुंदा की पहाड़ियों से बेड़च नदी का उद्गम होता है जो आयड़ भी कहलाती है और 190 किलोमीटर उसकी लंबाई है। आगे की बात करते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 15।
प्रश्न संख्या 15 को ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्तों। देखिएगा, आकलउड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? ये स्थित है दोस्तों जैसलमेर में, है ना। और राष्ट्रीय मरु उद्यान भी कहाँ स्थित है दोस्तों? राष्ट्रीय मरु उद्यान भी कहाँ स्थित है? ये भी जैसलमेर में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है राष्ट्रीय मरु उद्यान। ध्यान रखना। सवाई माधोपुर में कौन सा है? रणथंभौर है दोस्तों। कौन सा है? रणथंभौर है। यहाँ पे त्रिनेत्र गणेश जी की मूर्ति भी मिलती है। त्रिनेत्र गणेश जी की मूर्ति कहाँ पर है? सवाई माधोपुर रणथंभौर के अंदर है। केवला देवघना पक्षी विहार, केवला देवघना पक्षी विहार कहाँ पर है दोस्तों? भरतपुर के अंदर है। तो आकलउड फॉसिल पार्क कहाँ पर है? जैसलमेर में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। अगली नेक्स्ट यूनिट हमारे सामने आ चुकी है, राजस्थान की कला एवं संस्कृति। हमारी नेक्स्ट यूनिट है, उसका नाम क्या है? राजस्थान की कल्चर पे हम आ चुके हैं दोस्तों। कल्चर पे ध्यान से देखिएगा। हवा महल के बारे में आया है क्वेश्चन। हवा महल का निर्माण कब हुआ? 1799 में। किसने करवाया दोस्तों? ये करवाया प्रताप सिंह ने। किसने करवाया दोस्तों? प्रताप सिंह ने करवाया है। 5 मंजिला है। कितना मंजिला है दोस्तों? 5 मंजिला है। ध्यान रखना है, बार बार आता है। हवा महल का निर्माण कब हुआ? 1799 में। किसने करवाया? प्रताप सिंह ने करवाया। क्या माधो सिंह ने करवाया क्या? बिल्कुल सर, माधो सिंह ने नहीं करवाया, क्योंकि आपने बताया ना अभी प्रताप सिंह ने करवाया। फिर माधो सिंह ने क्या करवाया? शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाया सर। ठीक है। जय सिंह ने करवाया क्या? बिल्कुल नहीं करवाया। राम सिंह ने करवाया क्या? ये भी नहीं करवाया। राम सिंह द्वितीय ने क्या करवाया? राम सिंह द्वितीय ने 1727 में गुलाबी रंग पुतवाया। कौन सा रंग पुतवाया? जयपुर को। गुलाबी रंग जयपुर को किसने पुतवाया? राम सिंह द्वितीय ने पुतवाया। तो हमारा आंसर, हवा महल का निर्माण 1799 में किसने करवाया? तो यहाँ पे आंसर नहीं है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। मैं बता देता हूँ, इसका आंसर क्या आएगा? प्रताप सिंह इसका आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम आ चुके हैं। असंगत आपको बताना है। क्या बताना है दोस्तों? असंगत बताना है आपको। असंगत का मतलब ये होता है कि यहाँ पर एक डिफरेंट बात बतानी है आपको। 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पे और एक गलत होगा। त्रिपुर पूर्णिमा कब मनाई जाती है? कार्तिक पूर्णिमा को। बिल्कुल सही बात है। करवा चौथ कब मनाई जाती है? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। और दुलंडी कब मनाई जाती है? फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है। नहीं मनाई जाती, फाल्गुन पूर्णिमा को तो होली मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? होली। और दुलंडी मनाई जाती है दोस्तों चैत्र कृष्ण एकम को। कब मनाई जाती है? चैत्र कृष्ण एकम को मनाई जाती है। होली के एक दिन बाद दुलंडी मनाई जाती है। जब फाल्गुन पूर्णिमा को होली मनाई है आपने, तो चैत्र कृष्ण एकम को ही तो दुलंडी मनाओगे ना। ठीक है ना दोस्तों। नेवलों की पूजा कब की जाती है? निड्री नवमी के दिन की जाती है। ध्यान रखना है क्वेश्चन। और यहाँ से हमारा असंगत छांटना है आपको, तो असंगत हमारा यही निकलेगा, सी वाला, क्योंकि धुलंडी चैत्र कृष्ण एकम को मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है असंगत छांटिए। तो इसको देखिएगा ध्यान से। असंगत बताना है आपको। सूट की साड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुर की है। कहाँ की है? सवाई माधोपुर की। ये तो बिल्कुल सही है। पोमचा का रंग कैसा होता है? पीला। ये भी बिल्कुल सही है। गोरबंद आभूषण कमर का है क्या? बिल्कुल गलत बात है। गोरबंद आभूषण है ऊंट के गले का। ऊंट के गले का आभूषण है, तो ऊंट के गले का क्या है? आभूषण गोरबंद। तो यही तो अलग हुआ, क्योंकि यहाँ पे गोरबंद किसका बता दिया है? कमर का बता दिया है। होना किसका चाहिए था इसको? ऊंट के गले का आभूषण। मंदिल क्या है? मंदिल दोस्तों पगड़ी है। ये दशहरे पर पहनी जाने वाली पगड़ी है। कब पहनी जाती है? दशहरे पर। सूट की साड़ियाँ सवाई माधोपुर में। पोमचा का रंग पीला। गोरबंद का आभूषण ऊंट के गले का है। मंदिल दशहरे पर पहनी जाती है, पगड़ी है। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 को भी ध्यान से देखना है आपको। देखो दोस्तों, ये जानबूझ के मैंने असंगत में रखे हैं। इससे क्या होगा? 4-4, 5-5 प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। समिदेश्वर मंदिर कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। बिल्कुल सही बात है। काचरिया मंदिर कहाँ पे है? किशनगढ़ अजमेर में। ये भी सही बात है। छावन माता का मंदिर कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। ये भी सही बात है। भांडासा जैन मंदिर बाड़मेर में। ये गलत बात है दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? भांडासा जैन मंदिर, क्योंकि भांडासा जैन मंदिर बीकानेर में है दोस्तों। कहाँ पर है? बीकानेर में है भांडासा जैन मंदिर। इसे घी तेल का मंदिर भी कहा जाता है। कौन सा मंदिर कहते हैं? घी तेल का मंदिर कहा जाता है। राजस्थान का ऐसा मंदिर कौन सा है जिसके निर्माण में घी तेल का प्रयोग किया गया था? भांडासा जैन मंदिर है, जो बाड़मेर में नहीं है। कहाँ पर है? बीकानेर में है। और ये किसको समर्पित है? सुमति नाथ को समर्पित है। सुमति नाथ को समर्पित है ये मंदिर, भांडासा जैन मंदिर, जो बीकानेर में स्थित है। इसे घी तेल का मंदिर भी हम कहते हैं। प्रश्न संख्या 20 पे हम आ चुके हैं दोस्तों।
तो ध्यान से देखिएगा प्रश्न संख्या 20 को। और जिसने भी तांडव बैच ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिए। ऐसा कोई नहीं है कि मैं इसको बार बार बोल रहा हूँ। बात यह है कि 50 टेस्ट पूरे बैच के अंदर दिए जाएंगे और 5 टेस्ट आपको यूट्यूब पे मिल रहे हैं, तो निश्चिंत रहो। 5 टेस्ट भी मैंने खूब सारे यूट्यूब पे करा दिए हैं वैसे, पर जिसको भी अगर पूरा बैच ज्वाइन करना है तो ये मेरा वादा है पूरी तरह से आपका पूरी यूनिटी कवर करवाई जा रही है बार बार। तो आप खुद देख सकते हो 5 क्लासों के अंदर आपको नजर आ रहा होगा कि सारे इर्द गिर्द घूम जाते हैं हम, तो 50 क्लास तो बहुत हो जाती है दोस्तों, नहीं होती है क्या। तो देखो क्वेश्चन संख्या 20 पे हम आ चुके हैं। राजस्थान का रजवाड़ी गीत केसरिया बालम, केसरिया बालम किस राग में गाया जाता है? ये मांड राग में गाया जाता है। राजस्थान का रजवाड़ी गीत किस में गाया जाता है, किस राग में? मांड राग में गाया जाता है। सर हम तो अभी आए हैं, हम लाइव अभी देख रहे हैं, तो बैच कैसे ज्वाइन करें? 90 57 59 68 54 पे एंट्री SST का मैसेज कर दीजिए, उस पर हमारी टीम आपको रिप्लाई दे देगी। और जिन्होंने कर दिया है वो निश्चिंत रहें, उनको बराबर क्लासें मिलती रहेगी। वो ये ना सोचे कि यूट्यूब पे क्लास आ रही है, यूट्यूब पर क्लास सिर्फ यहाँ पर 5 क्लासें आएगी, जो हमारी आज चौथी क्लास चल रही है दोस्तों। चौथी के बाद 5वीं क्लास और यूट्यूब पे मिलेगी, उसके बाद आपको यूट्यूब पे क्लासें नहीं मिलेगी इसकी, मतलब SST के तांडव बैच की। हम अलग से लेकर आते रहेंगे, पर एक यूनिट वाइज तरीके से जो प्रॉपर तरीके से क्लास मिलेगी ना, हम यूट्यूब पर भी लाएंगे, पर वो अलग तरह की क्लासें रहेंगी। और जो एक बैच टाइप की सिस्टमेटिक क्लास आएगी वो हमारे यहाँ पर आती रहेगी। इस तरह की चीज़ें बैच के अंदर आप ज्वाइन कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपको सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएगी। PDF भी उसमें मिल जाती है दोस्तों आराम से। राजस्थान का इतिहास नेक्स्ट यूनिट पे हम आ चुके हैं। राजस्थान के इतिहास है भाई, अब राजस्थान इतिहास को पढ़ने वाले आप खुद ही देखोगे कितनी यूनिट हमारी कवर हो रही है, बार बार कवर हो रही चीजें। ट्रेंच कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा देने वाला प्रश्न है। ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित है दोस्तों? ये बेगू किसान आंदोलन से है। किससे है? बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। सीधा पूछेगा कि ट्रेंच कमीशन का संबंध किससे है? बेगू किसान आंदोलन से। बेगू किसान आंदोलन 1921 में हुआ था। बेगू किसान आंदोलन 1921 में हुआ था। बेगू किसान आंदोलन 1921 में हुआ था। नेतृत्व इसका राम नारायण चौधरी ने किया था। किसने किया था? राम नारायण चौधरी ने इसका नेतृत्व किया था। ध्यान रखना, बेगू किसान आंदोलन से एक समझौता है, बोल्शेविक समझौता। कौन सा समझौता है? बोल्शेविक समझौता भी बेगू किसान आंदोलन से ही है, जो राजस्थान सेवा संघ और अनूप सिंह के बीच में हुआ था। जबकि बेगू किसान आंदोलन 1921 में हुआ था। नेतृत्व इसका राम नारायण चौधरी ने किया था। दूधवा खारा आंदोलन बीकानेर से संबंधित है। बिजोलिया आंदोलन, ये भी बिजोलिया भी क्या है? किसान आंदोलन है दोस्तों। बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में हुआ था? 3 चरणों में। 1897 में पहला चरण हुआ था, दूसरा 1916 में हुआ था, तीसरा 1927 में हुआ था। 3 चरण इसके हुए थे। सर्वम चरण थे इसके। सर्वम, सर्वम का मतलब 1897 में पहले चरण का नेतृत्व साधु सीता रामदास ने किया था। 1916 में विजय सिंह पथिक ने किया था और 1927 में माणिक्य लाल वर्मा ने किया था दोस्तों। अब तो देखिए कितना मजा आ रहा होगा पढ़ने का, जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। मेव किसान आंदोलन भरतपुर के एरिया में पड़ता है, पर हमारा प्रश्न तो ट्रेंच कमीशन का है ना, तो हमारा आंसर तो बेगू किसान आंदोलन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बेगू किसान आंदोलन। तो प्रश्न संख्या 22 पे हम आ चुके हैं। प्रश्न संख्या 22 तो भैया पेपर को उड़ा देने वाला प्रश्न है। देखो भाई, प्रश्न संख्या 22 स्टार डालने वाला प्रश्न है, बार बार आता है। बीकानेर रियासत में आजादी के आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? सीधी सीधी बात, बीकानेर रियासत में जो प्रजामंडल है उसका नेतृत्व कौन करता है? वेद मग्घा राम। कौन है? वेद मग्घा राम। सीधा पूछेगा वेद मग्घा राम का संबंध कौन सी रियासत से है, तो आप बता दीजिएगा बीकानेर रियासत से है। कौन सी रियासत से है? बीकानेर रियासत से है। तो हमारा बीकानेर रियासत वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम देखेंगे गोकुल भाई भट्ट का संबंध कहाँ से है? सिरोही से है सर। कहाँ से है? सिरोही से। बलवंत सिंह मेहता का कहाँ से है? ये मेवाड़ से है दोस्तों। कहाँ से है? मेवाड़ से। नेहरूराम शर्मा का कहाँ से है? ये हाड़ौती से है दोस्तों। कहाँ से है? हाड़ौती से। तो बताओ वेद मग्घा राम का कहाँ से है? बीकानेर से। फिर देखो अगला क्वेश्चन और खतरनाक है, हमारा बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है एकीकरण का। राजस्थान के 7 चरणों में हुए एकीकरण का पूरा वीडियो देखिए, पूरा एकीकरण पढ़ाया गया है यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री। देखो असंगत बताना है, मत से संघ। एकीकरण में कितने चरण हैं? 7 चरणों में एकीकरण पूरा हुआ है, ध्यान रखना है। मत से संघ की तारीख 8 मार्च 1948, ये तो बिल्कुल सही है। हम क्या ढूंढ रहे हैं फिर? हम गलत ढूंढ रहे हैं ना, असंगत वाला ढूंढ रहे हैं हम तो, ठीक है। फिर देखो
नवीन राजस्थान 1 नवंबर 1950, यही तो गलत है क्योंकि नवीन राजस्थान 1 नवंबर 1956 में बना था। कब बना था? 1 नवंबर 1956 में, और यहाँ 1950 दे दिया, इस वजह से हमें असंगत मिल गया। तो यही हमारा यहाँ पे क्या है, आंसर होगा बी वाला। बी वाला ही हमारा आंसर होगा क्योंकि यहाँ पे 1956 आना चाहिए था, यहाँ पे 1950 दे दिया है। राजस्थान संघ की स्थापना 25 मार्च 1948 में हुई, बिल्कुल सही बात है। वृद्ध राजस्थान 30 मार्च 1949 को बना, ये भी सही बात है। मत्स्य संघ कब बना? 18 मार्च 1948 को बना सर। राजस्थान संघ कब बना? 25 मार्च 1948 को बना। वृद्ध राजस्थान कब बना? 30 मार्च 1949 को बना। नया राजस्थान कब बना? नवीन राजस्थान 1 नवंबर 1956 को बना सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 24 की ओर। प्रश्न संख्या 24 से हल्दी घाटी से महाराणा प्रताप जी से क्वेश्चन आ चुका है। देखो भाई, हल्दी घाटी के युद्ध में निम्न में से कौन उपस्थित था? बदायूंनी उपस्थित था। कौन उपस्थित था? बदायूंनी। इस हल्दी घाटी के पूरे युद्ध को कौन देख रहा था? बदायूंनी देख रहा था। 18 या 21 जून 1576 को यह युद्ध हुआ था। 18 या 21 जून 1576 को यह युद्ध हुआ था। ध्यान रखना है, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था। क्या नाम था? राम प्रसाद। जबकि घोड़े का नाम चेतक था। ठीक है, और हाथी का नाम राम प्रसाद और घोड़े का नाम क्या था दोस्तों? चेतक था। ध्यान रखना है, 18 या 21 जून 1576 को क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था, सॉरी युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी युद्ध हुआ था 18 या 21 जून 1576 को। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। कब हुआ था? 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। उदय सिंह इनके पिताजी का नाम था। माता का नाम जयवंता बाई था। पत्नी का नाम अजबदे पवार था। बेटे का नाम अमर सिंह था। बेटे का नाम क्या था दोस्तों? अमर सिंह था। ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, देखिएगा। और राणा पुंजा भीलों का सेनापति इसी युद्ध से संबंधित है, हकीम सुरभी है। असंगत बताना है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 25 दोस्तों, यहाँ पे एक प्रश्न बड़ा खतरनाक आता है जो पेपर में, तो 50 टेस्ट देने का मतलब तो बहुत खतरनाक बात है। 50 टेस्ट आपने दे लिए, समझ लो पेपर कहीं ना कहीं इर्द गिर्द आपके पास ही है, दिमाग के अंदर पूरे क्वेश्चन आप कवर कर जाते हो तो। ठीक है, असंगत बताइए, चेतावनीरा चुंगटिया किसकी है? केसरी सिंह बारट की है। बिल्कुल सही बात है, केसरी सिंह बारट ने क्या लिखी थी? चेतावनीरा चुंगटिया किसने लिखी? केसरी सिंह बारट ने। इसके अंदर 13 सोरठे हैं। कितने सोरठे हैं इसके अंदर? 13 प्रकार के सोरठे हैं इसके अंदर। ये चेतावनीरा चुंगटिया मेवाड़ के फतेह सिंह को, जब मेवाड़ के फतेह सिंह के लिए गाए गए हैं 13 सोरठे। किसने गाए हैं? केसरी सिंह बारट ने गाए हैं। किसने गाए हैं? केसरी सिंह बारट ने। राव जेती सिरो छंद किसने लिखा? बीटू सुजा जी ने। कुवलय माला किसने लिखी? उद्योतन सूरी ने। वंश भास्कर किसने लिखा? ये तो गलत है क्योंकि वंश भास्कर तो सूर्यमल मिश्रण ने लिखा है। किसने लिखा है? सूर्यमल मिश्रण ने लिखा है वंश भास्कर। और यहाँ क्या दे दिया? श्यामल दास। इस वजह से यही तो असंगत मिल गया हमें। सर फिर श्यामल दास ने भी कुछ किया था, हमें थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। बिल्कुल सही बात है, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था वीर विनोद। कौन सा लिखा था? वीर विनोद किसने लिखा था? श्यामल दास ने लिखा था। और इसी के अंदर तो कहा है कि 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया है। किसने करवाया है? महाराणा कुंभा ने। और प्रश्न संख्या 26 पे हम आ चुके हैं। नेक्स्ट यूनिट हमारे सामने आ चुकी है, पृथ्वी एवं हमारा पर्यावरण। पृथ्वी एवं हमारा पर्यावरण। भाई जो भी रीट का विद्यार्थी है, अपने जो सिलेबस है ना एसएसटी का, उसके अंदर यूनिट वाइज ये टॉपिक लिखे रहते हैं ना इस तरह के, वहाँ हर यूनिट को उठाया जाता है यहाँ पे और हर यूनिट से क्वेश्चन लिए जाते हैं। यकीन ना हो तो आपके सिलेबस किताब में भी दे रखा होगा, उसमें देख के मिला लिया करो कि किस तरह से क्लासेस चलती हैं। उससे क्या होता है, आपके अंदर विश्वास भी आएगा, पढ़ने का मजा भी आपको आएगा ज़्यादा। देखो प्रश्न संख्या 26, वे नियमित हवाएं जो गरजता 40सा, प्रचंड 50सा और चीखता 60 के उपनाम से जानी जाती है, वो हवाएं कौन सी है? पछवा हवाएं। कौन सी हवाएं हैं? पछवा हवाओं को क्या क्या कहते हैं? गरजता 40सा, प्रचंड 50सा और चीखता 60। ध्यान रखना, गरजता तो 40सा, प्रचंड 50सा और चीखता 60 क्या है? ये पछवा हवाएं हैं दोस्तों। कौन सी हवाएं हैं? पछवा हवाएं, जो 30 डिग्री से लेके 60 डिग्री के दक्षिणी अक्षांशों में चलती है। कहाँ पे चलती है? 30 से 60 डिग्री के दक्षिणी अक्षांशों में चलती है। कौन सी हवाएं? पछवा हवाएं हैं। फिर देखो अगला क्वेश्चन, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है भैया, बड़े जबरदस्त प्रश्न है। मतलब यूं मान के चलो रीट के पेपर की खोपड़ी में छेद कर देने वाले प्रश्न है दोस्तों, ये खतरनाक प्रश्न है। फिर देखो ध्यान से, प्रतिचक्रवात की विशेषता क्या है? यहाँ यूं कह रहा है प्रतिचक्रवात की विशेषता क्या है? विशेषता बतानी है। स्वच्छ तापमान,
क्या है विशेषता? स्वच्छ तापमान है सर, प्रति चक्रवात है ना, और एक होता है चक्रवात। क्या होता है? एक तो होता है चक्रवात और एक होता है प्रति चक्रवात। पर प्रति चक्रवात होते हैं ना, ये बड़े होते हैं इनकी तुलना में, चक्रवात की तुलना में प्रति चक्रवात क्या होते हैं? बड़े होते हैं। और इनकी जो आकृति होती है वो गोलाकार होती है। कैसी आकृति होती है इनकी? गोलाकार होती है। प्रति चक्रवात की आकृति कैसी होती है? गोलाकार। और कैसा तापमान पाया जाता है? स्वच्छ तापमान पाना ही इनकी क्या होती है? विशेषता होती है। और ध्यान रखना, प्रति चक्रवात सबसे अधिक कहाँ चलते हैं? उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्रों में। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्रों में चलते हैं, जबकि सबसे कम भूमध्य रेखा के आसपास चलते हैं ये क्या? प्रति चक्रवात। ठीक है, प्रश्न संख्या 28 पे हम आ चुके हैं। प्रश्न संख्या 28 को ध्यान से देखना दोस्तों। प्रश्न संख्या 28 क्या कह रहा है? वो अक्षांश रेखा जिस पर दिन व रात की अवधि समान रहती है कौन सी है? भूमध्य रेखा। तो प्रश्न संख्या 28 का आंसर क्या आएगा? भूमध्य रेखा। प्रश्न संख्या 29 को ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 29, चंद्र ग्रहण घटित होता है। प्रश्न कह रहा है आपसे कि चंद्र ग्रहण घटित होता है। क्या कह रहा है? चंद्र ग्रहण कब घटित होता है? ये बोल रहा है पूर्णिमा के दिन घटित होता है चंद्र ग्रहण, जबकि अमावस्या के दिन क्या होता है? सूर्य ग्रहण। क्या होता है? सूर्य ग्रहण तो होता है अमावस्या के दिन, जबकि चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा के दिन। ध्यान रखना है, ये है पृथ्वी और ये है सूर्य। ध्यान रखना, ये पृथ्वी, सूर्य और ये चंद्रमा। ठीक है, ध्यान रखना, मेरी बात को ध्यान से सुनना ध्यान से। सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाती है? बीच में कौन आ जाती है? पृथ्वी। सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाता है? पृथ्वी आ जाती है। इसी को क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? चंद्र ग्रहण कहते हैं इसको। प्रश्न संख्या 30 को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या 30 क्या कह रहा है? सहारा रेगिस्तान में, ध्यान से समझना, सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हरमटन, ये ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हरमटन कहाँ उड़ती है? ये बार बार पूछा जाता है, हरमटन कहाँ उड़ती है? ये उड़ती है दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर। कहाँ उड़ती है? पूर्व से पश्चिम की ओर उड़ती है। पूर्व से पश्चिम की ओर उड़ती है क्या? हरमटन। हरमटन का संबंध किससे है? सहारा रेगिस्तान से। किससे है दोस्तों? सहारा रेगिस्तान से है। नेक्स्ट यूनिट हमारी आ चुकी है, भारत का भूगोल एवं संसाधन। क्या नाम इसका? भारत का भूगोल एवं संसाधन इसका नाम है। प्रश्न संख्या 31 पे हम आ चुके हैं। ध्यान से देखिएगा प्रश्न संख्या 31 को। अब मैं प्रश्नों में तेजी लूंगा दोस्तों, तो ध्यान से समझते हुए चलना। निगाहें हमारी किस पे होनी चाहिए? पूरी बोर्ड पर होनी चाहिए। भारत में जैव विविधता का ताप स्थल क्या है? पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट क्या है? भारत की जैव विविधता का ताप स्थल है। कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें? ऑप्शन संख्या सी। उसके बाद क्वेश्चन संख्या 32 ध्यान से देखिएगा। असंगत बताना है आपको यहाँ पे। असंगत में ही तो मजा है दोस्तों यहाँ पे छांटने का। देखो, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल सही है। किबुल लामजाओ कहाँ पर है? मणिपुर में, ये भी सही है। सर ये तो सारे सही निकले, बिल्कुल निकलेंगे ना, वो छांटना है जो गलत है यहाँ पर। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। किबुल लामजाओ कहाँ पर है? मणिपुर में है। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा? तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है किबुल लामजाओ, जो कहाँ है? मणिपुर में। काजीरंगा कहाँ पर है? असम में है। एक सींग वाला गेंडे पाया जाता है यहाँ पे, एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है यहाँ पे। कहाँ पर? काजीरंगा में, असम में है ये। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में नहीं है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। यही तो असंगत है यहाँ पर। प्रश्न संख्या 33 पे हम आ चुके हैं। प्रश्न संख्या 33 को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? ये होती है दोस्तों काली मिट्टी में। किस में होती है? काली मिट्टी में होती है। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। और सर्वाधिक रेगुड़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। कहाँ पाई जाती है सर्वाधिक रेगुड़ मिट्टी? महाराष्ट्र में पाई जाती है दोस्तों। प्रश्न संख्या 34 में हम आ चुके हैं। ध्यान से देखिएगा प्रश्न संख्या 34 को। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पर है? भारत में सर्वाधिक जूट का क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल में है दोस्तों। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा भी मिलता है। कौन सा डेल्टा मिलता है? सुंदरवन डेल्टा भी मिलता है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के पास में है। कौन से संगम पर है ये? गंगा ब्रह्मपुत्र के संगम पर है सुंदरवन डेल्टा। और यहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष भी पाया जाता है। कौन सा वृक्ष पाया जाता है? सुंदरी नामक वृक्ष भी पाया जाता है। पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वनस्पति भी मिलती है। कौन सी वनस्पति मिलती है? मैंग्रोव वनस्पति भी मिलती है पश्चिम बंगाल में। प्रश्न संख्या 35 की ओर हम आ चुके हैं।
प्रश्न संख्या 35 को दोस्तों ध्यान से देखना है, बिल्कुल ध्यान से देखना है, असंगत बताना है। हजारीबाग अभ्रक से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। और हजारीबाग कहाँ पर है? झारखंड में है दोस्तों। कहाँ पर है? झारखंड में। झरिया कोयला मिलता है, बिल्कुल सही बात है, ये भी कहाँ पर है? झारखंड में है। बेलाडीला की खानों से तांबा नहीं मिलता, तांबा तो खेतड़ी राजस्थान से मिलता है। कहाँ से मिलता है? खेतड़ी राजस्थान से मिलता है। सिर्फ बेलाडीला से क्या मिलता है? इससे लौह अयस्क मिलता है। क्या मिलता है? इससे लौह अयस्क मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? छत्तीसगढ़ से मिलता है। और कहाँ से मिलता है? छत्तीसगढ़ से। बेलाडीला खाने कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। क्योंझर, क्योंझर से मैंगनीज मिलता है। क्योंझर कहाँ पर है? उड़ीसा में। कहाँ पर है दोस्तों? उड़ीसा में। तो आप बताओ मुझे इनमें से कौन सा गलत निकला? सी वाला है तो गलत निकला, क्योंकि बेलाडीला से क्या आना चाहिए था? लौह अयस्क आना चाहिए था, और यहाँ क्या दे दिया? तांबा दे दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यूनिट हमारी आ चुकी है दोस्तों। अगली यूनिट हमारी भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं समाज, और प्रश्न संख्या हमारे सामने 36 आ चुका है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? दोस्तों इसका सही आंसर आएगा शेर। कौन सा आएगा दोस्तों? शेर इसका सही आंसर है, क्योंकि घोड़े के भी अवशेष प्राप्त हुए थे, ध्यान रखना, और गाय के अवशेष भी यहाँ पर प्राप्त हुए थे। शेर के नहीं हुए थे, घोड़े के हुए थे, गाय के हुए थे, हाथी के हुए थे, बट शेर के अवशेष यहाँ से प्राप्त नहीं हुए थे। प्रश्न संख्या 37 को ध्यान से देखना। प्रश्न संख्या 37 आपसे क्या कह रहा है? देखो भाई, प्रश्न संख्या 37, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है अर्थवेद में। किसमें दोस्तों? अर्थवेद इसका सही आंसर है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। कौन सा वेद है ये? सबसे प्राचीन वेद है। 10 मंडल हैं इसके अंदर। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। यजुर्वेद यज्ञ वगैरह से संबंधित है। सामवेद संगीत से संबंधित है। किससे संबंधित है? संगीत से। जबकि जादू टोने से कौन है? अर्थवेद। निम्नलिखित में से कौन सा, ध्यान से पढ़ना, प्रश्न संख्या 38 चल रही है हमारे। कौन चल रहा है? प्रश्न संख्या 38। निम्नलिखित में से कौन सा एक साम्राज्य की राजधानी नहीं रही? देखो भाई, गिरिब्रज भी रही थी, है ना, और राजगृह भी रही थी, पाटलिपुत्र भी रही थी, और उसके बाद कौन सी नहीं रही थी? यहाँ पे कौशाम्बी नहीं रही थी। तो इसका आंसर ये आ जाएगा, क्योंकि गिरिब्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र एक ही थी, कौशाम्बी डिफरेंट थी इनके अंदर। प्रश्न संख्या 38 खत्म हो चुका है। प्रश्न संख्या 39 पे ध्यान देना है आपको। प्रश्न संख्या 39 क्या कह रहा है? देखो भाई, ध्यान से देखना है, ध्यान से देखो। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? पहला क्वेश्चन तो आपका ये बनेगा कि बुद्ध का प्रथम, बुद्ध ने जो प्रवचन दिए थे वो कहाँ दिए थे? सारनाथ में। कहाँ पे दिए थे बताओ? सारनाथ में दिए थे। बुद्ध का प्रथम प्रवचन सारनाथ क्या कहलाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहलाता है वो? धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। जबकि महापरिनिर्वाण इन्होंने कुशीनगर में किया था। कहाँ पे किया था? कुशीनगर में किया था महापरिनिर्वाण तो, जबकि धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ में किया था। कहाँ पे किया था? सारनाथ में किया था। प्रश्न संख्या 40 में हम आ चुके हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 40 को बड़े ध्यान से देखना है। हम तो और को भी बड़े ध्यान से ही देख रहे हैं, बट इसको भी देखना है। अनुव्रत शब्द किस धर्म से संबंधित है? बिल्कुल सही बात है, ये जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? अनुव्रत का संबंध किससे है? जैन धर्म से संबंधित है। और आपको पता है ना, महावीर स्वामी का संबंध भी किससे है? जैन धर्म से है। 24वें तीर्थंकर हैं। कौन से हैं? 24वें तीर्थंकर भी हैं, ध्यान रखना है। महावीर स्वामी के पिताजी का नाम सिद्धार्थ है, माता का नाम त्रिशला है। क्या है माता का नाम? त्रिशला है गुरुजी, बिल्कुल सही बात है। यूनिट में आते हैं, नेक्स्ट यूनिट, मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य एवं गुप्तोत्तर काल। देखो, मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य एवं गुप्तोत्तर काल जो भी अभी यहाँ पे लाइव चैटिंग में लाइव चैट कर रहे हैं, ये भैया कमेंट में लास्ट में जब आप पूरा वीडियो देख के जाते हो ना, वीडियो कैसा लगा अपने अनुभव लिख के जाया करो उसके अंदर, है ना, क्योंकि बहुत सारी पब्लिक तो उनको देख कर ही पढ़ती है। भाई कमेंट बढ़िया दिख के तो पढ़ाया अच्छा होगा, ठीक है ना, बट ये सब कोई अनुभव नहीं होता है। पूरी क्लास पढ़ता है इंसान, उसके बाद ही पता लगता है इंसान को कि कैसी क्लास रही होगी, ठीक है। फिर भी वीडियो अच्छा लगता है ना तो लास्ट में कमेंट करके जाया करो। अभी जान ही रहा हूँ मैं, अभी यूनिटी बच रही है अपनी बहुत सारी, ठीक है। मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य एवं गुप्तोत्तर काल, ध्यान से सुनना। कलिंग के विजय के उपरांत अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? प्रश्न कह रहा है कि कलिंग का युद्ध जीता था, उसके बाद अशोक ने, कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने निम्नलिखित में से कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म।
अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया, यहाँ पर बौद्ध धर्म अपनाया था। ये जो कलिंग का युद्ध था ना, ये कलिंग का युद्ध, ये अशोक का फर्स्ट युद्ध था। सर फिर लास्ट कौन सा था, अशोक का लास्ट युद्ध भी कौन सा था, कलिंग का युद्ध ही था। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व में। जब कलिंग का राज्याभिषेक हुआ था तो उसके 8 वर्ष के दौरान इस युद्ध की प्रक्रिया चली थी बाद में, है ना। और अशोक का संबंध कौन से धर्म से है, बौद्ध धर्म से है, ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को भी। उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42 को ध्यान से देखना है। बिल्कुल सही बात है सर, ध्यान से ही देख रहे हैं हम तो। देखो 42, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है। प्रश्न ये कह रहा है कौन सी कला शैली, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है। ध्यान रखना, भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण क्या कहलाता है, गांधार कहलाता है। गांधार क्या कहलाता है, गांधार कहलाता है। प्रश्न संख्या 43 बहुत बार आया एग्जामों में ये प्रश्न, जो प्रश्न संख्या 43 देख रहे हो ना पेपर में, बार 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 छपता है। इतिहासकार V.A. स्मिथ, इतिहासकार का नाम बोलो, V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों पर प्रभावित होकर भारत का नेपोलियन कहा था। तो भारत का नेपोलियन कौन कहलाता है, समुद्रगुप्त कहलाता है। कौन कहलाता है, समुद्रगुप्त कहलाता है। ये सभी को याद रहता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। पर बहुत बार पूछा है एग्जाम में, बट आज आप ये याद कर लीजिए किसने कहा था, V.A. स्मिथ ने कहा था। किसने कहा था, V.A. स्मिथ ने। प्रश्न संख्या 44, प्रश्न संख्या 44 पे आ चुके हैं दोस्तों, ध्यान से देखना है प्रश्न संख्या 44 को। देखो भाई, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था। जो हर्षवर्धन था ना वो अपनी धार्मिक सभा प्रयाग में किया करता था, प्रयागराज में। कहाँ पे किया करता था, प्रयागराज में। हर्षवर्धन के समय जो सबसे प्रमुख शहर था ना उत्तर भारत का, सबसे प्रमुख शहर माना जाता है ना हर्षवर्धन के समय, वो है कन्नौज। कौन सा है दोस्तों, कन्नौज। ध्यान रखना है, हर्षवर्धन के समय एक तीर्थ यात्री आया था यहाँ पर। कौन आया था, तीर्थ यात्री आया था, उसका नाम था हेनसांग। क्या नाम था दोस्तों, हेनसांग। ये बताओ हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया, हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग भारत आया। हेनसांग कितने साल तक रहा था, 14 वर्ष तक रहा था दोस्तों भारत में। कितने वर्ष तक रहा था, 14 वर्ष तक। तो बताइए मुझे, हर्ष चरित्र किसने लिखा, बाण भट्ट ने। हर्ष की जो जीवनी है ना, जीवनी जो हर्षवर्धन है इसकी जीवनी वो लिखी थी बाण भट्ट ने। किसने लिखी थी, बाण भट्ट ने लिखी थी। और वो कौन थी, हर्ष चरित्र। पुस्तक का नाम क्या था, हर्ष चरित्र था दोस्तों। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था, प्रयाग में किया करता था। हेनसांग किसके शासनकाल में आया, हर्षवर्धन के शासनकाल में। हेनसांग कितने साल रुका यहाँ पे, 14 वर्ष यहाँ पे रुका था। ध्यान रखना है, हर्षवर्धन के समय प्रमुख शहर कौन सा था, कन्नौज था। और धार्मिक सभा कहाँ करता था, प्रयाग में करता था। ठीक है, ध्यान से देखो, प्रश्न संख्या 45 पे आ चुके हैं हम। प्रश्न संख्या 45 में लिख रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त युग में हुई थी दोस्तों। कौन से युग में हुई थी, गुप्त युग में हुई थी। नेक्स्ट यूनिट हमारी आ चुकी है मध्यकाल एवं आधुनिक काल। ध्यान से बने हुए रहना है, मध्यकाल एवं आधुनिक काल। ध्यान से देखो प्रश्नों को। देखो दोस्तों, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों, प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशेष विवरण अपनी देवनंदिनी डायरी में दिया है। अरे भाई, भारत का ऐसा कौन सा मुगल शासक है जिसने वनस्पतियां, प्राणी जगत, ऋतुओं, फलों के बारे में, उसकी एक डायरी थी देवनंदिनी डायरी, उसमें उल्लेख किया है, उसका नाम है बाबर। किसने उल्लेख किया है, बाबर ने। कौन सा मुगल शासक था वो, बाबर इसका आंसर रहेगा। बाबर ने, पता है आपको, पानीपत का युद्ध लड़ा था 1526 में। कब लड़ा था, 1526 में लड़ा था इब्राहिम लोदी से। किससे लड़ा था, इब्राहिम लोदी से लड़ा था। और इब्राहिम लोदी इसमें हार गया था। जबकि 1527 में कौन सा युद्ध लड़ा था, खानवा का युद्ध लड़ा था महाराणा सांगा से। ध्यान रखना, बाबर ने। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, इसका सही ऑप्शन संख्या सी, बाबर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 47 को ध्यान से देखना। निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। प्रश्न आपसे यूं कह रहा है, किसमें से किसको हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। उसको किसको कहा जाता है दोस्तों, बताओ, अमीर खुसरो को। किसको कहा जाता है, अमीर खुसरो को कहा जाता है हिंदी खड़ी बोली का जनक। अब देखो, असंगत बताना है आपको, धार्मिक आंदोलन, भक्ति आंदोलन चल रहा है आपके जो सिलेबस में, भक्ति आंदोलन दोस्तों, वहां से चल रहा है टॉपिक। असंगत बताइए भाई,
एक तरफ तो संत कवि दे रखे हैं और एक तरफ उनकी रचनाओं की भाषा दे रखी है। एक तरफ तो संत कवियों के नाम, दूसरी तरफ जो रचनाएं है ना वो कौन सी भाषाओं में रचना लिखा करते थे, ये जो कवि थे कौन सी भाषाओं का ज्ञान रखते थे, वो इधर मिलाना है। मीराबाई हिंदी, बिल्कुल सही है। त्यागराज तेलुगु, ये भी सही है। चंडीदास बंगला, ये भी सही है। पुरंदरदास मराठी, ये गलत है क्योंकि पुरंदरदास किसके थे, कन्नड़ भाषा के थे। कौन सी भाषा के थे, कन्नड़ भाषा के। तो संगत बता दिया आपने, तो बिल्कुल समझदार हो आप तो। ठीक है, प्रश्न संख्या 49 पे आ चुके हैं, 49 पे ध्यान से सुनो। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की। प्रश्न आपसे यूं कह रहा है कि देखो ध्यान से, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने करी। सर ये तो वल्लभाचार्य ने करी। सर ये भी क्या क्वेश्चन है क्या, बड़ा सीधा सा प्रश्न लाए हो आप तो। बिल्कुल सही बात है, आप इंटेलिजेंट हो क्योंकि भर्ती दे दे के आप बहुत ज्यादा पक चुके हो, तो इतने सीधे सीधे तो उड़ाई दोगे प्रश्न। असंगत बताइए, असंगत छांटना है इसमें से। अब बताओ, चारों के चारे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार छपते हैं पेपर में। देखो असंगत पर देखो ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट, बक्सर का युद्ध भी इंपॉर्टेंट, सुगोली की संधि भी इंपॉर्टेंट, बंगाल का द्वैत शासन भी इंपॉर्टेंट है, प्लासी का युद्ध भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो प्लासी का युद्ध कब हुआ, 1757 में हुआ, बिल्कुल सही बात है, बहुत बार आता है पेपरों में। प्लासी का युद्ध कब हुआ, 1757 के समय पे हुआ था, ध्यान रखना। और इस समय बंगाल का गवर्नर कौन था, रोजर ड्रेक था, रोजर ड्रेक। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, इस समय बंगाल का गवर्नर रोजर ड्रेक था, ध्यान रखना। बक्सर का युद्ध कब हुआ, 1764 में हुआ। कब हुआ बताओ, 1764 में, ये भी सही है। सुगोली की संधि कब हुई, 1816 में हुई। ये हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के और नेपाल के बीच में हुई थी दोस्तों। ये किस किस के बीच हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुई थी सुगोली की संधि 1816 में, ये भी सही है। बंगाल का द्वैत शासन, ये गलत है दोस्तों, यही असंगत है, यही असंगत है दोस्तों, यही असंगत है, बिल्कुल सही यही है ना। बंगाल का द्वैत शासन 1765 से लेके 1772 में हुआ था। कब हुआ था, 1765 से लेके 1772 में बंगाल का द्वैत शासन, ध्यान रखना। क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, ध्यान रखना। प्लासी का युद्ध कब हुआ, 1757 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ, 1764 में। सुगोली की संधि कब हुई, 1816 में। बंगाल का द्वैत शासन कब आया, 1765 से 1772 के बीच में आया बंगाल का द्वैत शासन। अगली यूनिट हमारी आ चुकी है दोस्तों, बीमा एवं बैंकिंग प्रणाली से है। आपकी नई यूनिट जुड़ी है ना, नई वाली, उसके क्वेश्चन है सारे के सारे। इसके बाद एसएसटी के शिक्षण मुद्दे भी आने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारे तो थोड़ी सी देर लाइव आते हैं फिर वापस चले जाते हैं, देखते हैं भाई देखे कितने आ रहे हैं लाइव, क्या है, उसी आधार पर तय करते हैं यहाँ के लोग। तो है ना, ध्यान से पढ़ो भैया, पेपर में छपेंगे प्रश्न, ठीक है। बीमा एवं बैंकिंग प्रणाली, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है। प्रश्न कह रहा है कि मुद्रास्फीति किस कारण से होती है दोस्तों, यूं पूछ रहा है ये, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है। तो इसका सही आंसर ये आएगा क्योंकि मुद्रा पूर्ति में क्या होती है, वृद्धि होती है। मुद्रा की पूर्ति में जब वृद्धि हो जाती है, जो मुद्रा है वो बढ़ जाती है, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि हो जाती है तो क्या होता है, मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। प्रश्न संख्या 52, प्रश्न संख्या 52 को ध्यान से देखना दोस्तों। प्रश्न संख्या 52 आपसे क्या कह रहा है, देखें। निम्नलिखित में से वह वर्ग कौन है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है। भाई साहब ये तो देनदार है। कौन है, देनदार। देनदार को सबसे अधिक क्या होती है, हानि होती है। किसमें, मुद्रास्फीति के कारण, ध्यान रखना। मुद्रास्फीति के कारण सबसे ज्यादा हानि कौन से वर्ग को होती है, देनदार को। किसको होती है, देनदार को हानि होती है। भाई लेनदार को तो काहे की हानि, देने वाले को तो हानि होगी ना, देनदार को ही। तो फिर देखो प्रश्न संख्या 53, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 53 भी ध्यान से सुनो मेरे प्रश्न को, ठीक है। आपका भी है, मेरा भी है, प्रश्न सभी का है। प्रश्न संख्या 53, भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया। ये बनाया गया था केंद्रीय बजट में, ध्यान रखना, 1993-94 के केंद्रीय बजट में। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया 1993-94 के केंद्रीय बजट में बनाया गया है, ध्यान रखना इस प्रश्न को। प्रश्न संख्या 54 पे हम आ चुके हैं, 53 हमारा खत्म हो चुका है, 54 पे हम पहुंच चुके हैं। देखो प्रश्न संख्या 54 क्या कह रहा है हमसे, सुनना बड़े ध्यान से। बैंक की नई शाखाएं खोलने के लिए, अगर आप बैंक खोलना चाह रहे हो, मान लो बैंक की नई शाखा खोलना चाह रहे हो, तो उसके लिए लाइसेंस कौन देगा, लाइसेंस देगा आरबीआई। कौन देगा लाइसेंस, आरबीआई कौन देगा दोस्तों, आरबीआई। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई। कब हुई, 1 अप्रैल 1935 में हुई। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में हुआ।
1 जनवरी 1949 में तो राष्ट्रीयकरण हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, ध्यान रखना। और 1 अप्रैल 1935 के अंदर क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। 3 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है सदस्य का, ध्यान रखना है। और लाइसेंस प्राप्त कौन करे, लाइसेंस कौन देगा आपको, आरबीआई देगा बैंक खोलने के लिए। प्रश्न संख्या 55 पे हम आ चुके हैं, ध्यान से देखना प्रश्न संख्या 55 को क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 55 देखो भैया, क्वेश्चन संख्या 55 कह रहा है कि भारत में मुद्रास्फीति किससे मापी जाती है। ये तो थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा ही मापी जाती है दोस्तों। भारत में मुद्रास्फीति किसके द्वारा मापी जाती है, थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापी जाती है। प्रश्न संख्या 56 पे देखोगे ध्यान से, देखो दोस्तों ये यूनिट भी मैंने जोड़ दिए दोस्तों यहाँ पे आपके लिए। शिक्षा शास्त्र मुद्दे, एसएसटी के आपके प्रश्न जो आने वाले हैं, एसएसटी के जीके के साथ साथ आपके यहाँ पे टीचिंग मेथड भी आने वाले हैं। शिक्षा शास्त्र मुद्दे ये भी मैंने जोड़ दिए हैं, देख लो आप। 50 टेस्ट में 50 बार शिक्षण ये पढ़ोगे आप, शिक्षा शास्त्र मुद्दे 50 बार भूगोल वाली यूनिट, 50 बार इतिहास वाली यूनिट। जब एक ही दिन में 12 सब्जेक्ट अगर कवर हो रहे हैं तो इससे बेहतरीन तरीका तो और कुछ नहीं है दोस्तों। क्योंकि आपका रीड का सिलेबस अगर आप 1 घंटे 12 घंटे हो जाते हैं एक यूनिट पढ़ने में बैठो तो इससे आसान कोई तरीका नहीं है जल्दी से रीड का पेपर उड़ाने का, ठीक है, एसएसटी का। तो इसको आप अगर तांडव बैच में अगर शामिल नहीं हुए दोस्तों, शामिल हो जाना। यूट्यूब पर वेट मत करना, क्योंकि यूट्यूब पर हमारी 5 क्लास ये वाली रहेगी। यूट्यूब पर हम पढ़ाएंगे आपको, बिल्कुल पढ़ाएंगे, पर यूट्यूब पर जो क्लासें आएगी वो अलग सिस्टम से आएगी। मतलब पूरी यूनिट वाइज बनने में बहुत मेहनत होती है देखो दोस्तों, क्योंकि 12 यूनिट होती है ना, तो बहुत टाइम लगता है, 50 घंटे लग जाते हैं पेपर को सेट करने में ही, ठीक है। इसलिए आती रहेगी, वहाँ पे क्वेश्चन आ रहेंगे हमारे बार बार, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, कम नहीं रहेंगे वो, ठीक है। बट पर ये जो रहेंगे ना एक सिस्टोमेटिक है, थोड़ा सा आपने देखा होगा ना सिस्टम से आता है यूनिट वाइज। तो मैं तो साफ बता दूं आपको, इसमें ज़्यादा फायदा रहेगा आपको। यूट्यूब में तो यूँ है कि हमने जैसे भूगोल पढ़ा दिया या फिर ज्योग्राफी का आ गया, ऐसे आ गया, तो यहाँ तो क्या होगा आपको पूरा का पूरा यूनिट कवर होएगा। यूट्यूब पे हमारी टॉपिक वाइज क्लासें भी आने वाली है धीरे धीरे, ध्यान रखना ऐसे रेगुलर, जैसे राजस्थान की जनसंख्या, राजस्थान के प्रजामंडल। बताइएगा आप कमेंट में नीचे कोई सा बढ़िया सा टॉपिक कठिन लगता हो पढ़ने के लिए, बहुत आसानी से पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो देखो प्रश्न संख्या शिक्षा शास्त्र मुद्दे पे आ चुके हैं। तो शिक्षा शास्त्र मुद्दे प्रश्न संख्या 56, कौन सा प्रश्न है बताओ, प्रश्न संख्या 56। शिक्षण योजना शिक्षक के द्वारा निर्मित योजना है। जो शिक्षण योजना है ना वो शिक्षक के द्वारा निर्मित योजना है, बिल्कुल सही बात है। शिक्षक के द्वारा निर्मित योजना कौन सी है, शिक्षण योजना, ठीक है, जिसके द्वारा शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। शिक्षण योजना शिक्षक के द्वारा निर्मित योजना है जिसके द्वारा शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। ये किसने कहा था, ये डेविस ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों, डेविस ने। ये बीएस ब्लूम, ऑप्शन संख्या यहाँ तो सी हो गया हमारा, बीएस ब्लूम भी आता है बार बार। उद्देश्यों से संबंधित ध्यान रखना कौन है, बीएस ब्लूम, ध्यान रखना। प्रश्न संख्या 57 पे आ चुके हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 57 को ध्यान से देखना आप लोग, देखो भाई। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में निम्न में से कौन सी सहायक सामग्री उपयोगी नहीं है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में निम्न में से कौन सी सहायक सामग्री उपयोगी नहीं है। कौन सी सामग्री इसमें से उपयोगी नहीं है, मानचित्र उपयोगी है, रेखा चित्र उपयोगी है, चलचित्र उपयोगी, भावचित्र उपयोगी नहीं है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, डी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। और दोस्तों चैनल पे नए हो, इससे भी बेहतरीन क्लासें आती रहेगी हमारी यूट्यूब पर, टॉपिक वाइज जैसे पढ़ाओगे ना, एकीकरण, राजस्थान के संभाग, इस तरह से। अब देखो आप कितनी बेहतरीन क्लासें आती रहेगी, ठीक है। इसलिए चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ऐसा तो आप सीख ही गए होंगे, हर यूट्यूबर यही बात बोलता है आपको बार बार, तो इतना तो सीख गए होंगे। पढ़ने का आनंद लीजिए आप तो। सामाजिक अध्ययन की प्रकृति है, सामाजिक अध्ययन की प्रकृति कैसी है, यह एक एकीकृत अध्ययन है, बिल्कुल सही बात है। इसमें मानवीय संबंधों का अध्ययन होता है, यह भी बिल्कुल सही बात है। यह एक अंतरशाखीय अध्ययन है, यह भी सही बात है। तो सब सारी सही बात है, तो सभी लगा दें हम, बिल्कुल लगा दो, ठीक है ना। सामाजिक अध्ययन की प्रकृति कैसी है, यह एक एकीकृत अध्ययन है, बिल्कुल सही बात है। इसमें मानवीय संबंधों का अध्ययन होता है, हाँ जी सर। यह एक अंतरशाखीय अध्ययन है, बिल्कुल सर। उपयुक्त सभी सही आंसर है, हाँ बिल्कुल सही आंसर है उपयुक्त सभी वाला, ठीक है। प्रश्न संख्या 59 पे हम आ चुके हैं, हाँ ठीक है ना। कौन से पे आगे बताओ, प्रश्न संख्या 59 पे आ चुके हैं। मजा आता है ना जब लास्ट में प्रश्न पहुंचने वाले रहते हैं तब। इसी तरह से हमारा एसएसटी का रीड का पेपर होगा, वहां भी इसी तरह 60% दिखेंगे आपको, है ना। महसूस भी नहीं होगा आपको, क्योंकि जिसने तांडव बेच लिया है उसको महसूस भी नहीं होगा, ठीक है ना। और आपको पीडीएफ वगैरह उसमें मिलती रहेगी बेच के अंदर, ठीक है। तो भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं, प्रेरणा सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत है, एक तो प्रेरणा सिद्धांत,
क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत है, ठीक है, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत है, उपयुक्त सभी। भाषा शिक्षण के कौन से सिद्धांत है? प्रेरणा सिद्धांत है एक, तो क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत भी है, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत भी है, भाषा शिक्षण और उपयुक्त सभी। इसमें क्या आएगा? सारा उपयुक्त सभी आ जाएगा इसका आंसर, सभी इसका सही है। अब देखो प्रश्न संख्या 60, ये प्रश्न संख्या 60 हमारी क्लास के अकॉर्डिंग ही है भाई, ठीक है, तो ध्यान से देखना इस प्रश्न को। जब परीक्षा में पूरे पाठ्यक्रम के प्रश्न शामिल हो तो परीक्षा का ये गुण क्या कहलाता है? मतलब यूं है, अगर किसी क्लास के अंदर देखो टारगेट क्लासेस कोटा के द्वारा रीट एसएसटी के तांडव बैच में जब परीक्षा में पूरे पाठ्यक्रम से प्रश्न शामिल किए गए हों, जब इस क्लास के अंदर पूरे प्रश्न मैंने शामिल किए गए हैं, तो ये परीक्षा का गुण क्या कहलाता है? तो बताइए पढ़ाने का गुण क्या कहला रहा है? व्यापकता। क्या कहलाता है? व्यापकता कहला रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ सारे यूनिट आपके लिए कवर कर दी है। दोस्तों ऐसा मौका मत गवाइए। अगर आप रीट एसएसटी की तैयारी कर रहे हो, वाकई में आप एसएसटी की वजह से आपको लगता है डर, तो इसको कर लीजिए ज्वाइन दोस्तों, फायदे में बहुत रहोगे। देखो दोस्तों, मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, बार बार लुभाने का तरीका तो नहीं बताऊँगा आपको, बट कहूँगा एक बात, विश्वास रख के ले लोगे तो इतना तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए 5 क्लास पढ़ के कि उससे कितना फ़ायदा दिख रहा है आपको, उसके अकॉर्डिंग आगे डिसीजन लीजिए। बिल्कुल पढ़िए, पूरी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाती है, क्लासें आपको मिलती रहेगी, ध्यान रखना। और ऐसे ही आगे पढ़ते रहिए, फिर क्लास का बार बार रिवीजन करना, बार बार रिवीजन करना, ध्यान रखना। हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ चाहे जिंदगी में फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। कभी हार मत मानना मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि जिस टाइम आप हार मानने लगोगे ना, हो सकता है वहीं से आपकी सही शुरुआत स्टार्ट हुई हो, ठीक है। जब आप टूट चुके हो पूरी तरह या हार मान रहे हो पूरी तरह, तो क्या पता आपकी असली जंग वहीं से शुरू हो। ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है, जब चाबियों के गुच्छे में 20 चाबियां होती है ना, तो 19 चाबियों से अगर 15 चाबियों से ताला नहीं खुलता, तो हो सकता है अंतिम वाली चाबी उस ताले के लग जाए। तो ऐसा हाल क्या पता आपका हो रहा हो, ठीक है। तो ध्यान ही रखना, हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ चाहे जिंदगी में फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।